नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध और यूं कहिए कि प्रभावशाली स्पीच की। हाँ, जो उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई आम भाषण नहीं है। इसमें कोई बिजनेस सीक्रेट्स या टेक ज्ञान जैसी बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी जिंदगी की 3 कहानियों का एक संग्रह है। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों को सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जिंदगी और करियर के चौराहे पर खड़े किसी भी इंसान के लिए इनमें आज भी क्या खास सबक छिपे हैं। हाँ, तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सबक किसी बिजनेस स्कूल की किताब से नहीं आए हैं। सही बात है। ये तो जिंदगी के असल उतार चढ़ावों से निकले हैं, नाकामी, प्यार और यहाँ तक कि मौत का सामना करने से। इसीलिए ये स्पीच आज भी इतनी प्रासंगिक है। तो पहली कहानी इसी भटकने से शुरू होती है, कॉलेज छोड़ने से। हाँ। स्टीव जॉब्स कभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए ही नहीं। उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला तो लिया, पर सिर्फ 6 महीने बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। और इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है ना? उनकी बायोलॉजिकल माँ, वो एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। हाँ। और उनकी एक जिद थी कि स्टीव को कोई कॉलेज ग्रेजुएट जोड़ा ही गोद ले। लेकिन किस्मत देखिए, जिन माता पिता ने उन्हें आखिर में गोद लिया वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थे। उन्होंने बस एक वादा किया था। हाँ, कि वे स्टीव को कॉलेज जरूर भेजेंगे। और उन्होंने अपना वो वादा निभाया भी। 17 साल बाद स्टीव कॉलेज गए, लेकिन उन्होंने गलती से एक ऐसा कॉलेज चुन लिया जो स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था। और बस यहीं से मुश्किल शुरू हो गई। उनके माता पिता एक साधारण वर्किंग क्लास परिवार से थे जी। और वो अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उनकी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। तो 6 महीने बाद जॉब्स को लगा कि इस सब का कोई फायदा नहीं हो रहा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि जिंदगी में करना क्या है, और ना ही ये समझ आ रहा था कि कॉलेज उनकी कोई मदद कर भी पाएगा या नहीं। तो उन्होंने एक बहुत ही डरावना फैसला लिया, पढ़ाई छोड़ने का, सिर्फ इस भरोसे पर कि आगे सब ठीक हो जाएगा। आज के दौर में भी कॉलेज छोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला है। उस समय तो सोचिए, एक नाकामी का ठप्पा लगने जैसा था। बिल्कुल। लेकिन जॉब्स के लिए ये एक आजादी का पल बन गया। हाँ। उन्होंने खुद बताया कि उस समय भले ही ये बहुत डरावना लगा हो, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर ये उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। क्योंकि अब वो उन जरूरी क्लासेस छोड़ सकते थे जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, और अपनी मर्जी से उन क्लास में जा सकते थे जो उन्हें सच में खींचती थी। और यहीं से कहानी में एक कमाल का मोड़ आता है, कैलीग्राफी क्लास का। हाँ, कैलीग्राफी। रीड कॉलेज उस समय देश में शायद सबसे अच्छी कैलीग्राफी सिखाता था। पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर लेबल, वो सब हाथ से इतनी खूबसूरती से लिखा होता था कि लगता था कोई कला का नमूना हो। और क्योंकि अब उन्हें कोई तयशुदा कोर्स तो करना नहीं था, तो बस अपनी जिज्ञासा के चलते उन्होंने ये क्लास ज्वाइन कर ली। उस समय इसका उनकी जिंदगी में किसी भी प्रैक्टिकल इस्तेमाल की कोई उम्मीद नहीं थी, दूर दूर तक। ये बस कुछ नया सीखने का एक जुनून था। बिल्कुल। और उन्होंने सीखा कि सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, वो अक्षर जिनके कोनों पर छोटी छोटी सजावटी लकीरें होती हैं। हाँ, जैसे हम पुरानी किताबों में देखते हैं। और सैंस सेरिफ, यानी बिना सेरिफ के, जो आज हमें ज्यादातर वेबसाइट्स पर दिखता है, एकदम साफ और मॉडर्न। उन्होंने अक्षरों के बीच की जगह को घटाने बढ़ाने की कला भी सीखी। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लगती है ना? हाँ, लेकिन इन्होंने डिजाइन की दुनिया को बदल दिया। और यही तो अविश्वसनीय बात है। 10 साल बाद जब वो पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तब ये सारा बेकार समझा जाने वाला ज्ञान अचानक से अनमोल हो गया। मैक सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर बना। और अगर उन्होंने वो एक क्लास ना की होती तो मैक में कभी भी अलग अलग तरह की टाइप फेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट होते ही नहीं। और क्योंकि विंडोज ने तो बस मैक को कॉपी किया, हाँ, तो शायद आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये खूबसूरती नहीं होती। ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक आर्ट क्लास ने 10 साल बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसे अगर हम एक बड़े पैमाने पर देखें तो यही वो बिंदुओं को जोड़ने का सिद्धांत है। सही कहा। आप भविष्य की तरफ देखकर बिंदु नहीं जोड़ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ अतीत को देखकर ही उन्हें जोड़ सकते हैं। तो आपको किसी चीज पर भरोसा तो करना होगा, अपनी गट फीलिंग, किस्मत, कर्म, किसी भी चीज पर। बिल्कुल। तो पहली कहानी का सबक है कि अनजाने रास्तों और अपनी जिज्ञासा पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब आप भरोसा करते हैं और जिंदगी आपके सिर पे ईंट से वार करती है? हाँ, यही हमें उनकी दूसरी कहानी में पता चलता है, जो प्यार और एक बहुत बड़े नुकसान के बारे में है। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं था। नहीं, ये अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाले जाने का था। सोचिए जरा,
स्टीव जॉब्स ने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त वॉस के साथ मिलकर अपने माता पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की। और 10 सालों में वो गैराज की 2 लोगों की कंपनी एक $2 बिलियन और 4000 कर्मचारियों वाली विशाल कंपनी बन गई। और ठीक इसके 1 साल बाद जब वो 30 के हुए, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब ये कैसे हो सकता है? कोई आपको उस कंपनी से कैसे निकाल सकता है जिसे आपने ही शुरू किया हो? हुआ ये कि जैसे जैसे एप्पल बड़ी हुई, उन्होंने कंपनी चलाने में मदद के लिए एक बहुत काबिल व्यक्ति को काम पर रखा। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर भविष्य को लेकर उनके और उस व्यक्ति के नजरिए में टकराव होने लगा। और आखिर में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसी एक को चुनना पड़ा तो उन्होंने उस व्यक्ति का साथ दिया। तो 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से बाहर थे और ये सब बहुत पब्लिकली हुआ। सोचिए, जिस चीज को उन्होंने अपनी पूरी जवानी दी थी वही उनसे छीन ली गई। ये उनके लिए एक जबरदस्त सदमा था। वो कहते हैं कि कुछ महीनों तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उन्हें लगा कि उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स की पूरी पीढ़ी को निराश कर दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने सिलिकॉन वैली से भाग जाने के बारे में भी सोचा। ये उनकी जिंदगी में सिर पर ईंट पड़ने जैसा था। लेकिन यही कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। हाँ, उस तबाही के बीच उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो अभी अपने काम से प्यार करते हैं। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसने उनके उस जुनून को खत्म नहीं किया था। और वहीं से उन्होंने दोबारा शुरू करने का फैसला किया। कमाल की बात तो ये है कि जॉब्स कहते हैं कि एप्पल से निकाला जाना उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। हाँ, सफल होने का जो भारी बोझ था वो एक नौसिखिया होने की बेफिक्री और एक तरह से आजादी में बदल गया। अब उन पर कोई उम्मीदें नहीं थीं। और यही खालीपन उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव दौर में ले गया। और वो दौर वाकई शानदार था, है ना? बहुत। अगले 5 सालों में उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी शुरू की और पिक्सार नाम की एक और कंपनी। पिक्सार, जिसने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज वो दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। और फिर किस्मत ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और जॉब्स एप्पल में वापस आ गए। और नेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी वही एप्पल के क्या कहते हैं शानदार पुनरुत्थान का केंद्र बनी। ये सोचना भी अजीब है कि अगर उन्हें निकाला न गया होता तो शायद एप्पल आज एप्पल ना होता। तो क्या ये महज किस्मत थी या इसका सबक कुछ और है? मेरे ख्याल से सबक ये है कि कभी-कभी सबसे बड़ी नाकामी ही आपको रीसेट करने का मौका देती है। वो इसे एक कड़वी दवा कहते हैं जिसकी मरीज को जरूरत थी। कभी-कभी जिंदगी आपको बुरी तरह झकझोरती है, लेकिन विश्वास नहीं खोना चाहिए। जॉब्स का मानना था कि जो एकमात्र चीज उन्हें आगे बढ़ाती रही वो थी अपने काम से मोहब्बत। उनका संदेश साफ है, वो काम खोजें जिसे आप प्यार करते हैं। क्योंकि महान काम करने का एकमात्र तरीका यही है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। और अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहें, समझौता ना करें। तो पहले जिज्ञासा पर भरोसा करो, फिर नाकामी के बावजूद अपने जुनून पर भरोसा करो, और उनकी तीसरी और सबसे व्यक्तिगत कहानी इस बात पर है कि इन सबको सही नजरिए में कैसे रखा जाए। ये कहानी मौत के बारे में है। जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक कोट पढ़ा था, अगर आप हर दिन ये सोचकर जीते हैं कि यह आपका आखिरी दिन है तो किसी न किसी दिन आप सही साबित होंगे। और इस बात ने उन पे इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा ही बना लिया। हाँ, ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रही। वो बताते हैं कि पिछले 33 सालों से वो हर सुबह आईने में खुद से पूछते थे, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूँ? और जब भी लगातार कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो वो समझ जाते थे कि कुछ बदलने की जरूरत है। उनके लिए ये याद रखना कि वो एक दिन मर जाएंगे जिंदगी के बड़े फैसले लेने का सबसे जरूरी टूल था। क्योंकि मौत के सामने लगभग हर चीज, बाहरी उम्मीदें, घमंड, शर्मिंदगी या नाकामी का डर, ये सब चीजें फीकी पड़ जाती हैं। सिर्फ वही बचता है जो सच में जरूरी है। और फिर ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं रहा, ये उनके लिए कड़वी हकीकत बन गया। भाषण देने से लगभग 1 साल पहले उन्हें कैंसर का पता चला। सुबह 7:30 बजे हुए एक स्कैन में उनके पैंक्रियाज पर, मतलब अग्न्याशय पर, एक ट्यूमर साफ दिखाई दिया। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज नहीं हो सकता और उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। डॉक्टर की सलाह थी कि घर जाकर अपने मामले सुलझा लें। ये डॉक्टर की भाषा में मरने की तैयारी करो कहने का तरीका होता है। सोचिए, इसका मतलब था कि अपने बच्चों को वो सारी बातें बस कुछ महीनों में बता दो जो आप शायद अगले 10 सालों में बताने वाले थे। इसका मतलब था अलविदा कहो। वो पूरा दिन उसी डायग्नोसिस के साथ जिए। लेकिन उसी शाम उनकी बायोप्सी हुई। डॉक्टर्स ने उनके गले से एक एंडोस्कोप डालकर
उनके पैनक्रियास से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले। जॉब्स तो बेहोश थे, लेकिन उनकी पत्नी वहीं थी। उन्होंने बाद में बताया कि जब डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप में उन सेल्स को देखा तो वे रोने लगे। खुशी से? हाँ, खुशी से, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक कैंसर का एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार निकला जिसका इलाज सर्जरी से संभव था। उनकी सर्जरी हुई और वे ठीक हो गए। ये मौत के साथ उनका सबसे करीबी सामना था और इस अनुभव ने उन्हें जीवन के बारे में एक बहुत गहरा दृष्टिकोण दिया। वे कहते हैं कि मौत हम सभी की मंजिल है जिससे कोई नहीं बच पाया है और ऐसा होना भी चाहिए। और फिर वो एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, मौत शायद जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। ये जीवन का चेंज एजेंट है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाता है। और इसी अनुभव से उनकी सबसे शक्तिशाली सलाह निकलती है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। उन्होंने दूसरों के बनाए नियमों और सोच के पिंजरे में, जिसे वो डॉगमा कहते हैं, फंसकर जीने से मना किया। मतलब दूसरों की राय के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने दिल को डूबने मत दो। और वो कहते हैं कि सबसे जरूरी है अपने दिल और अंतर्ज्ञान को सुनने का साहस रखना। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इन 3 कहानियों के बाद जॉब्स एक अंतिम किस्सा सुनाते हैं, दी होल अर्थ कैटलॉग के बारे में। हाँ, ये 1960s के दशक के अंत का एक प्रकाशन था। जॉब्स इसे पेपरबैक के रूप में गूगल जैसा बताते हैं, गूगल के आने से 35 साल पहले। ये आदर्शवादी था और बेहतरीन टूल्स और नए विचारों से भरा हुआ था। स्टुअर्ट ब्रांड और उनकी टीम ने इसके कई अंक निकाले और फिर जब इसका सफर पूरा हो गया तो उन्होंने एक अंतिम अंक निकाला। ये 70 के दशक के मध्य की बात है। उस अंतिम अंक के पिछले कवर पर सुबह सुबह की एक ग्रामीण सड़क की तस्वीर थी, वैसी सड़क जिस पर कोई एडवेंचर पर निकला इंसान हिचहाइकिंग करता हुआ मिल सकता है। और उस तस्वीर के नीचे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। भूखे रहो, मूर्ख रहो। ये उनका विदाई संदेश था। अब स्टे हंग्री तो समझ आता है ना, हमेशा और ज्यादा की चाह रखना। लेकिन स्टे फूलिश, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब सलाह लगती है। और मुझे लगता है यही इस पूरे भाषण का सार है। बिल्कुल, स्टे हंग्री तो मतलब है कभी संतुष्ट न होना, हमेशा कुछ नया सीखने की भूख रखना, हमेशा उस चीज की तलाश में रहना जिससे आप प्यार करते हैं। ये पहली 2 कहानियों से जुड़ता है। लेकिन स्टे फूलिश का मतलब है उस रास्ते पर चलने का साहस रखना जिसे दूसरे शायद न समझें। इसका मतलब है अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, भले ही वो तर्कसंगत न लगे। मतलब कैलीग्राफी क्लास करने जैसा, ये जाने बिना कि आपको कहाँ ले जाएगी। बिल्कुल, या फिर कॉलेज छोड़ने जैसा जोखिम उठाना, या नौकरी से निकाले जाने के बाद फिर से शून्य से शुरू करना। स्टे फूलिश का मतलब है पहले से सब कुछ प्लान करने के बजाय यात्रा पर भरोसा करना। ये मानना कि बिंदु भविष्य में खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। तो अंत में इस पूरी स्पीच का निचोड़ यही है, अपनी जिज्ञासा पर भरोसा करें, जो करते हैं उससे टूटकर प्यार करें, और ये याद रखते हुए एक प्रामाणिक जीवन जिएं कि आपका समय सीमित है। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश, ये जॉब्स की अपनी जिंदगी के लिए एक इच्छा थी। और अब उन सभी ग्रेजुएट्स के लिए भी जो एक नई शुरुआत कर रहे थे। स्टीव जॉब्स के इस यादगार भाषण के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। यह भाषण हमें सिखाता है कि पीछे देखने पर बिंदु जुड़ जाते हैं, लेकिन यह आज के लिए एक सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? एक ऐसी दुनिया में जो हमें 5 साल की योजना बनाने और एक स्पष्ट रास्ता तय करने के लिए प्रेरित करती है, कोई व्यक्ति स्टे फुलिश रहने और एक अनजाने भविष्य पर भरोसा करने का साहस कैसे जुटा सकता है? आज ऐसा कौन सा छोटा कदम उठाया जा सकता है जो किसी योजना के बजाय सिर्फ जिज्ञासा का अनुसरण करता हो?